शाम 8:30 बजे के करीब सुनील यूथ क्लब पहुंचा। लॉबी में एक स्टैंड पर नोटिस बोर्ड रखा था जिस पर प्लास्टिक के अक्षरों में दर्ज था, मुशायरा सरकता आंचल के सौजन्य से, केवल आमंत्रित मेहमानों के लिए। स्वागतकर्ता प्रकाश खेमता। समय शाम 8 बजे। सुनील ने भीतर कदम रखा। रिसेप्शनिस्ट सोनल सिक्का ने फीकी बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। गुड इवनिंग सर, वो बोली। गुड इवनिंग, सुनील बोला। मुझे तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस है। उसके कपोलों पर आंखों आंसुओं की दो बूंदें ढुलक पड़ी। हौसला रखो, वक्त बड़े बड़े गम भुला देता है। वो खामोश रही। रमाकांत कहाँ है? ऑफिस में सर। रिसेप्शन के बाजू में ही रमाकांत के ऑफिस का बंद दरवाजा था जिसे ठेल कर सुनील ने भीतर कदम रखा। अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर अपने पसंदीदा पोज में अधलेटा सा बैठा रमाकांत बड़े तृप्तिपूर्ण भाव से चार मीनार के कश लगा रहा था। चेयर की पीठ फर्श से 45 डिग्री का कोण बनाती पीछे को झुकी हुई थी। मेज का एक नीचे का दराज खुला था जिस पर रमाकांत ने अपने दोनों पांव टिकाए हुए थे और उसकी आंखें आधी बंद थी। उस स्थिति में उसे अधलेटा की जगह मुकम्मल लेटा भी कहा जा सकता था। आहट पाकर उसने आंखें पूरी खोली। सुनील को आया देखकर तत्काल दराज पर से पांव हटाए, एक पांव की ठोकर से दराज बंद किया और कुर्सी पर सीधा हुआ। आओ प्यारे, जी आया नु, वो मधुर स्वर में बोला। थैंक यू, तशरीफ रखो। सुनील उसके सामने एक विजिटर चेयर पर बैठ गया। सानू सजना बाज हनेरा, रमाकांत तरन्नुम में बोला, ते चन्न भावें नित चढ़दा। वाह, सुनील बोला। नहीं लभदे यार गवाचे, मिट्टी ना फरोल कुड़िए। ये मुशायरे का असर है। आहो यार, लेकिन मुकम्मल नहीं, वरना पंजाबी की जगह कुछ उर्दू में कहता। मुशायरा कार्ड रूम के सामने वाले छोटे हॉल में है, मॉडर्न तरीके से, जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो। फर्श पर चांदनी बिछाकर नहीं, मनसद लगाकर नहीं, नहीं, दायरों में मेजें कुर्सियां सोफे लगाकर, ड्रिंक्स के साथ। आई सी। श्रोता कोई नहीं? माइया, क्या कोई नहीं? श्रोता, सुनने वाला। ओह श्रोता, वही तो मैंने कहा है। शुरू में एक बार झांकने गया था। एक बोलता है, बाकी सुनते हैं। भूतनी दे सारे शायर हैं, सारे श्रोता हैं। सरकता आंचल मैगजीन का नाम है। सरकता आंचल, हाँ, कहानियों की और शायरी की मंथली मैगजीन है, लेकिन नाम सरकता आंचल। आहो, रजिस्टर्ड मैगजीन है। रजिस्ट्रेशन मिल गया? जाहिर है कि मिल ही गया होगा। जो सजेस्टिव मीनिंग तेरे जहन में है वो किसी की समझ में नहीं आया होगा, या किसी ने समझने की कोशिश नहीं की होगी, इसलिए मिल गया। हम्म। कहानियों की किस्म क्या होती है? खुद देख, करंट इशू है मेरे पास। रमाकांत ने एक दराज से निकालकर मैगजीन पेश की। सूटा ले, वो बोला, फिर देख। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। रमाकांत ने अपने चालू सिगरेट को तिलांजलि देकर नया सिगरेट होंठों से लगाया। फिर उसने पहले सुनील का और फिर अपना सिगरेट सुलगाया। विस्की बोल अब, वो बोला। नीट पिएगा या मशूक के साथ? जैसा बड्डे पापा जी का हुक्म होगा पी लूंगा, लेकिन अभी जरा ठहर के। कोई मजाका नहीं, ठहर के सही। विस्की पीने के बेहतरीन वक्त दो ही होते हैं, एक अभी, एक दूसरा ठहर के। तुमने तो घूंट लगा ली, जान पड़ती है। वाह हो यार, मुशायरा शुरू हुआ तो खेमका के कहने पर जाकर बैठा ना थोड़ी देर, तभी। आई सी। सुनील ने मैगजीन की तरफ तवज्जो दी।
उसके टाइटल पर बिपाशा बासु का बड़ा आकर्षित सेक्सी पोस्ट छपा हुआ था। भीतर 3/4 पृष्ठों में 7-8 कहानियां थी। आगे कुछ पृष्ठों में शायरी थी और आखिर के बाकी पृष्ठों में वर्गीकृत विज्ञापन छपे हुए थे। पत्रिका का संपादक प्रकाशक मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रकाश खेमका था और पते की जगह मैजेस्टिक सर्कल का एक पता छपा हुआ था। सुनील ने पहली कहानी का शीर्षक पढ़ा। शीर्षक था मेरी जवानी प्रेम दीवानी। कहानी का लेखक था धीर कुमार अधीर। उसने एक जगह से कहानी की कुछ लाइनें पढ़ी। लिखा था, वो शीशे के आगे खड़ी थी और अपनी अंतर घटतक प्यासी जवानी को निहार रही थी। उसने हौले से अपने ब्लाउज के बटन खोले और हौले से अपने उन्नत स्तनों को स्पर्श किया। तत्काल उसके सारे शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर ली और वो मयंक की कल्पना को अपने पहलू में साकार करने की कोशिश करने लगी। इतने से ही उस पर नशा तारी होने लगा और उसे लगा कि उसके स्तनों को सहलाता हाथ उसका नहीं, मयंक का था। तभी अपने पीछे से उसे आहट सुनाई दी। उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा तो हरीश को भीतर दाखिल होता पाया। हरीश मुंबई से आया उसके पिता के बचपन के दोस्त का लड़का था, जो कि पिछले चंद दिनों से दिल्ली में था और उनकी कोठी पर बतौर मेहमान उनके साथ रह रहा था। उसने घबरा कर अपने वक्ष को ढांकने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, हरीश मुस्कुराता हुआ बोला। जो नजारा शीशा कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। दरवाजा नॉक तो करना था। नॉक करता तो ये नजारा कैसे होता। नाउ, वो आगे बढ़ा। नो, वो तत्काल बोली। तुम जाओ यहां से। जरूर, हुक्म सिर माथे, लेकिन पहले जरा। हवा के झोंके की तरह वो उसके पीछे पहुंचा और उसने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। उसकी दोनों हथेलियां उसके उरोजों पर पड़ी और वो वहीं कस गई। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो उसकी पकड़ में छटपटाई। हाथ पांव पटकना बंद कर साली। तू क्या समझती है कि ट्रेलर अपनी मर्जी से दिखाकर अब पूरी फिल्म देखने से मुझे रोक लेगी? मयंक तुम्हारा खून कर देगा। बुला ले, आवाज दे, आया तो छोड़ दूंगा। सुनील ने उस कहानी को पढ़ना बंद किया और मैगजीन को बीच में से खोला। वहां से जो कहानी शुरू होती थी उसका शीर्षक था नैना नीर भरे और लेखक का नाम था रसिकलाल जामनगरी। क्या मैगजीन है भाई ये? सुनील उससे वापस मैगजीन मेज पर टालता हुआ बोला। तू देख, तू बता क्या मैगजीन है। ये तो सेमी पॉर्न जान पड़ती है। ठीक पहचाना, काका बल्ली। सेमी से ज्यादा पॉर्न होगी तो बैन लग जाएगा। धीर कुमार धीर, रसिकलाल जामनगरी, मैंने तो इन लेखकों का कभी नाम भी नहीं सुना। कहीं हो तो सुने। क्या मतलब? ये नाम और बाकी लेखकों के नाम सब फर्जी हैं। फर्जी नाम भी किसी के तो होते होंगे। कोई तो इन कहानियों को लिखता होगा। संपादक के हैं जो लिखता है। तुम्हारा मतलब है सारे के सारे नाम प्रकाश खेमका के हैं और वही इन नामों से सब कहानियां लिखता है? यही मतलब है मेरा। सारी मैगजीन प्रकाशक संपादक प्रकाश लेख खेमका लिखता है। शायरी नहीं, शायरी के मुशायरा करवाता है। बिकती है ये मैगजीन? हाँ, लेकिन किसी और ही वजह से। वो वजह क्या हुई? मालको, मैगजीन के एंड में जो क्लासिफाइड एड्स हैं वो बड़े पर्सनल टाइप के हैं। इनमें से किसी का जवाब देने के लिए जवाब के साथ एक कूपन लगाना पड़ता है जो कि मैगजीन के आखिर में टाइटल की बैक पर छपता है। उस कूपन को वहां से काटने के लिए मैगजीन खरीदनी पड़ती है, 20 रुपए कीमत अदा करके। क्या समझा? क्या समझाना चाहते हो? कोई शख्स 10 एड्स का जवाब देगा तो उसे 10 कूपन हासिल करने के लिए 10 मैगजीन खरीदनी पड़ेगी। 15 एड्स का जवाब देगा तो 15 मैगजीन खरीदनी पड़ेगी। अब समझा? हाँ, शुक्र है।
तो ये है प्रकाशक की इस प्रकाश खेमका की कमाई का जरिया। मैगजीन कहानियों के लिए नहीं बिकती, कूपनों के लिए बिकती है, जो कि विज्ञापनों के जवाब के साथ लगाने पड़ते हैं। कहानियों के लिए भी बिकती होगी, कितनी रसीली कहानियां हैं, लेकिन कूपनों के लिए ज्यादा बिकती हैं। फिर तो ये रैकेट हुआ। हुआ ना प्यारे हो। कभी किसी पर्दाफाश की, किसी जवाब तलबी की नौबत ना आई? आज तक तो नहीं आई, लेकिन अब आ सकती है। अच्छा, मेरा मतलब है इस खेमका के घोड़े को अब ऐसा अंदेशा सता रहा है। वजह? उसके किसी दुश्मन ने, मैगजीन की कामयाबी से कुड़े किसी दुश्मन ने, उसके ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के पास, उसके किसी दुश्मन ने, मैगजीन की कामयाबी से कुड़े कुड़े किसी दुश्मन ने उसके खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स के पास, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के पास, प्रेस काउंसिल के पास और एंटी करप्शन के महकमे के पास शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी है कि किस बिना पर? मैगजीन अश्लील है? उससे ज्यादा डैमेजिंग बिना पर। वो क्या हुई? मैगजीन में बोगस विज्ञापन छपते हैं। जवाब देने वालों को रिझाने, भरमाने, फंसाने के लिए खुद प्रकाशक ही उसमें ऐसे लुभावने एड्स छापता है जिनका जवाब देने से लोग लोग बाग खुद को रोक नहीं पाते। जवाब के साथ कूपन लगाने के लिए, महज कूपन के लिए उन्हें मैगजीन खरीदनी पड़ती है, और मैगजीन छापने वाला, ये खेमका का घोड़ा, दुगना तिगना चौगुना मुनाफा कमाता है। ऐसा है? वो कहता है नहीं है। किसे कहता है? मुझे कहता है, तुझे कहता है। मुझे क्यों कहेगा? भाई तू मीडिया पर्सन है, उसे भी मीडिया पर्सन होने का मान है। तो चोर चोर मसेरे भाई हुए कि नहीं? चोर चोर, पत्रकार पत्रकार। अच्छा, मेरी और ये पोर्नो मैगजीन छापने वाले की एक औकात है? ब्लास्ट और सरकता आंचल है? कमला ना बेटा, समझता नहीं है। क्या नहीं समझता? ये नहीं समझता माइया वाह, दारू कट्टे शायरों का फटीचर मुशायरा यहाँ यूथ क्लब में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ओए, उसमें शिरकत करने वालों को बार रेट्स पर विस्की सर्व हो रही है। बाद में डिनर का भी प्रोग्राम है। तगड़ा बिल बनेगा कि नहीं बनेगा? ओह, तो ये बात है। क्या बात है? अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए तुमने उसे तसल्ली दी कि मैं उसकी प्रॉब्लम सुनूंगा और उसकी दुश्वारी का कोई हल निकालूंगा। प्रॉब्लम सुनेगा? हल माही हवा खसमान खावे, निकले या न निकले। उसे ये नहीं कहा कि मैं संकट मोचक हूं और उसके संकट का मोचन करूंगा? बिल्कुल नहीं। मोतियां वाले हो, मेरी उससे इतनी कमिटमेंट है कि तू उसकी बात सुनेगा। आगे कुछ करना या ना करना तेरी मर्जी पर, तेरे तेरे मूड पर मुनस्सर है। मैं इत्तेफाकन यहाँ आया, ना आया होता तो? अव्वल तो क्यों ना आया होता? जब तेरे बड़े भापा जी यहाँ हैं, जब तेरी अपने बड़े भापा जी से दो पैग की यारी, पैग दो पैग का साथ कमिटेड है, तो पैग पैग खेलने यहाँ क्यों ना आया होता? सबब ना आया होता तो बड़े भापा जी का बुलावा आ जाता, या बड़े भापा जी खुद तेरे दरवाजे पहुंच जाते। क्या मसाल होती है वो, प्यासे और कुएं वाली? हम्म। क्या हूं? बड़े भापा जी का हुक्म सिर माथे। जिਉਂਦਾ रह पुत्रा, वड्डियां उम्रां। तू विस्कियों नहाए और ब्रांडियों फले। अब उठ। क्या? उठ और मुशायरे में चल। चल के होस्ट की विस्की पीते हैं और देखते हैं अमलियों का मुशायरा कैसा होता है। अगला दृश्य का उन्वान है, उठ मेरी जान। एक शायर कह रहा था। उन्वान? रमाकांत बोला। पकवान जैसी कुछ चीज होगी मालको। टाइटल? सुनील बोला। हेडिंग, शीर्षक? ओह। वो खामोशी से हॉल में दाखिल हुए थे और अगल बगल की दो खाली कुर्सियों पर आ बैठे थे। उनके बैठते ही उन्हें विस्की सर्व कर दी गई। होस्ट भूतनी दा 100 पाइपर्स भेज रहा है।
रमाकांत बोला, मैंने ब्लैक लेवल का आइडिया सरकाया सरकाया क्या, मत्थे मड़ा। उसने मर जाने दिया? एक को पूछने की बात है। ब्लैक लेवल है या नहीं तेरे हाथ में? ये ब्लैक लेवल है? हाँ। इसी का आइडिया क्यों सरकाया? एक तो इसलिए क्योंकि हमारी फेवरेट है। दूसरे, मुझे पता चला था कि माही अब खुद ब्लैक लेवल पीता था, औरों को कुछ भी पिलाए। आई सी। काका बल्ली, कभी भी किसी आदमी को ठीक से जानना हो तो पता करो कि वो विस्की कौन सी पीता है। ना पीता हो तो इसे जानना ही क्या? ना जानना क्या? माए अब कोई हो, कैसा हो। होस्ट है कौन? हमारे से एन सामने जो दाढ़ी टोपी शेरवानी देख रहा है। हाँ, वो शायर है। यहाँ मौजूद शायरों में कहते हैं सबसे बड़ा शायर है। फितना। कितना? वो माँ सदके फितना। तखल्लुस है उसका। ओह। उसकी बगल में जो सूट बूट और टाई वाला दोहरे बदन वाला क्लीन शेव्ड आदमी बैठा है, वो है इस शो का होस्ट और सरकता आंचल का पब्लिशर प्रकाश खेमका। हम्म। अब चुप करो, वो शायर साहब नज्म पढ़ रहे हैं। उठ मेरी जान पढ़ रहे हैं। शायर ने आवाज बुलंद की और नज्म पढ़ी। उठ मेरी जान सुबह का पहुंची, उठ मेरी जान रात खत्म हुई। नहीं, उठ मेरी जान सुबह का पहुंची, उठ मेरी जान हुई रात खत्म। चांदनी फीकी है, तारों की चमक मध्यम है, सुबह का देख उजाला फैला। उठ मेरी जान, चमन जाग उठा, मुस्कुराते हुए जागे सब फूल। कलियां लगी शर्माने और इठलाने लगी बादेन, बादेन सिम। फूल अंगड़ाइयां लेते उठे, तेरी आंखों में मचलते हुए ख्वाब, तेरा मस्ताना शवाब, तेरे गालों के गुलाब अभी मदहोश हैं, मखमूर हैं, ख्वाबीदा हैं। उठ मेरी जान सुबह आ पहुंची, उठ के कुछ चाय बना, झाड़ू उठा, पोछा लगा, बच्चे ने ला। उठ मेरी जान सुबह हुई। शायर खामोश हुआ। वाह वाह वाह, आफरीन, सुभान अल्लाह। दौर फेटे मुंह। रमाकांत बोला। "श्श", सुनील घुड़क कर बोला। बुरा सा मुंह बनाता रमाकांत खामोश हुआ और सिगरेट सुलगाने लगा। अब मखमूर साहब अपना कलाम पढ़ेंगे, घोषणा हुई। हजरात, मखमूर नाम का शायर बोला, मैं मुख्तसर नज़म कहूंगा और फिर उसकी कसर रायते से पूरी करूंगा। कमलामा आई है वह। रमाकांत बोला, नज़म और रायते का क्या मेल है? सुनो, कह रहा है तो कुछ तो कहेगा ही। क्या कहेगा? मुर्दा बोलेगा, कफन फाड़ेगा। यहाँ मुर्दा कोई नहीं है, कफन फाड़ भी कोई नहीं है, सब फनकार हैं। आए बड़े फनकार। अब सुन तो। हला हला। शायर ने अपनी नज़म कही। आगे पीछे टाएं टाएं, दाएं बाएं काएं काएं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, टाएं टाएं काएं काएं, काएं काएं टाएं टाएं। जीना हो तो जिंदगी में कोई बोले कहाँ जाएं। श्रोताओं ने दाद दी। शुक्रिया। शायर बोला, जनाब हाजरीन, अब मैं रायते पर आता हूँ। मुलायजा फरमाइए कि मैंने किस खूबसूरती से उस्ताद शायरों के कलाम में रायता चश्मा किया है। मजाज साहब फरमाते हैं, अभी चलता हूँ जरा सा रायता पी लूं तो चलूं। वाह। कोई बोला, अभी चलता हूँ जरा रायता पी लूं तो चलूं। फिराक साहब फरमाते हैं, टपक रहा है धुंधलकों से रायता कम कम। मुकर्रर। टपक रहा है धुंधलकों से रायता कम कम। अख्तर शिरानी साहब फरमाते हैं, रायता रुखे सलमा पे बिखर जाता है। सुभान अल्लाह। गालिब साहब फरमाते हैं, रायते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था। मरहबा। अल्लामा इकबाल के कलाम में रायते की बानगी मुलायजा फरमाइए। है हसीन रायता पीने लगा। आफरीन। जोश मलियाबादी साहब रायते का बयां यूं करते हैं, रायता पीकर वो शाहे कजक कलाहां आ गए। वाह वाह। फैज साहब रायते को अपने कलाम में यूं बांधते हैं,
तेरी अंगुश्ते हिनाई में अगर रायता आए, अनगिनत जायके यलकार करें मिसले रकीब। वाह, जवाब नहीं। और आखिर में जनाब जज्बी साहब का बंदी शरायता लुत्फ फरमाइए। बिन्नते शबे देगे जुनू रायता की जाई हो, मेरी मगमूम जवानी की तवानाई हो। शायर बैठ गया। चौतरफा दाद उठी और बैठ गई। माई और रायता न है, रमाकांत बड़बड़ाया। आबे हयात हो गया। सुनील हंसा, फिर फौरन संजीदा हो गया। देख लेना काका बल्ली, अगली बार शायरा लस्सी पर कुछ होगा। देखते हैं। वो तंबू मास्टर कहाँ गया? इधर आओ, की ना तेरा। वेटर ने रमाकांत को विस्की सर्व की। सुनील ने इंकार में सिर हिला दिया। उसका गिलास अभी दो तिहाई भरा हुआ था। साहिबान, अगला शायर बोला, मेरी नज्म का उन्वान है प्यार किया झक मारी। मुलायजा फरमाइए। फरियाद है, ए जालिम जमाने तुझसे फरियाद है। एक रोज रात के 12 बजे, जबकि मौत का नक्कारा बजे, उसके बाप ने लात मारकर, गर्दन पर हाथ मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे फुरकत के गड्ढे में डाल दिया। मेरी फाउंड्री गई, मेरी लॉन्ड्री गई, मेरी मिल गई, मेरी कंपनी गई, मेरी ब्लू लेबल गई, ब्लैक मनी गई, मेरी रॉयल्स रॉयस गई, वाइन की चॉइस गई, मेरी ऑडी गई, घोड़ा गाड़ी गई, मेरे नन्हे मुन्ने प्यार की पॉकेट मारी गई। अब मैं पैदल चलता हूँ, हाथ मलता हूँ, दिल मसलता हूँ, जिगर जलाता हूँ, अपना कलेजा भून के खाता हूँ, फेफड़ों की हवा से नाकाम हसरतों के चिराग जलाता हूँ। अब रो रो के कहता हूँ, देख ली दुनिया सारी, हमने प्यार किया झक मारी। आखिरी शब्द कहते हुए उसका गला रुंध गया। मशीनी अंदाज से दाद की बरसात होने लगी। उतनी दा ना बेटा, रमाकांत बोला। यूं नखरे झाड़ रहा है जैसे आप बीती हो। क्या पता हो, सुनील बोला। माँ का सिर हो। ये ऑडी रॉयल्स रॉयल्स वाली शक्ल है, ब्लैक मनी वाली शक्ल है। तो और कौन सी शक्ल है? ये ठेका शराब देसी वाली शक्ल है इसकी। सुनील की हंसी निकल गई। अब मैं, घोषणा हुई, शमे महफिल जनाब फितना साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कलाम पढ़े। खेमका के बाजू में बैठा दाढ़ी टोपी शेरफानी वाला शायर उठकर खड़ा हुआ। तत्काल करतल ध्वनि हुई। शायर ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला, हजरात, शेर अर्ज किया है, समात फरमाइए। क्या फरमाना है प्यारे हो? रमाकांत बोला। सुनने को कह रहा है, सुनील बोला। वो तो फरमाने को कह रहा है। ऐसा ही कहते हैं। कैसे कहते हैं? सुनने को बोलना हो तो फरमाने को बोलते हैं। उसने सिर्फ फरमाइए नहीं बोला, उसने समात फरमाइए बोला है। उससे माई फर्क आ गया, मतलब जुदा हो गया। हाँ, कमाल है। अजीब जुबान है सिंधी भी। उर्दू। वो ये उर्दू बोल रहा है? हाँ, आप चुप करो और सुनो। रमाकांत खामोश हो गया। खामोशी से उसने विस्की सर्व करते वेटर को इशारा किया। मुझे दर्द इश्क का मजा मालूम है, शायर कह रहा था। मुझे दर्द इश्क की इंतहा मालूम है। जिंदगी भर मुस्कुराने की दुआ ना दो यारो, मुझे एक पल मुस्कुराने की सजा मालूम है। वाह वाह वाह, कमाल फितना साहब, कमाल। शायर ने झुक झुक कर दांत बटोरी और फिर बोला, साहिबान, एक ताजा हालिया शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद। खुद को यूं खत्म करके एक मैं खवार एक जामे शराब पीता है, जैसे हिंदुस्तान का फनकार अपने मरने के बाद जीता है। मालको, रमाकांत बोला, ये खत्म है, मरने के बाद जी रहा है। प्रेत है माहिया। अंदाजे बयां है बड़े पापा जी, सुनील बोला। बात का मतलब समझो, लफ्जों के पीछे मत पड़ो, बाल की खाल मत निकालो।
क्यों ना निकालूं? भूतनीदा निराशावादी मनुष्य फैला रहा है यहाँ। तुम्हें नशा हो गया जान पड़ता है। तो क्या हो गया? नशे वाली शय नशे के लिए पी जाती है। जल्दी हो गया जान पड़ता है। और काका बल्ली, शुभ कार्य में देर क्या सवेर क्या। शुभ कार्य? अब छोड़ भी पीछा, और देख कैसे मैं चुप कराता हूँ इस फितने के घोड़े को। तुम चुप कराते हो? आहो। कैसे? ईंट का जवाब पत्थर से देकर, और कैसे? शैतान का मुकाबला आतिश से करके, और कैसे? मतलब? मैं शेर कहता हूँ। क्या? मैं शेर कहता हूँ। तुम? ओहो, रमाकांत अंबर सरिया, तुम्हें शेर कहना आता है? ओ आ गया ना। कब से बैठे हो यहाँ? इतनी ट्रेनिंग कम है? क्या कहने, अभी सिंधी और उर्दू में फर्क मालूम नहीं था? समझ अब मालूम पड़ गया। तेरे बड़े पापा जी बड़े फास्ट लर्नर हैं। तू एस्ट्रे मेरे सामने रख। क्या? और जैसे क्षमा सामने रखते हैं ताकि मैं शेर अर्ज करूं। ठहर, जो करना मैं खुद करता हूँ। रमाकांत ने एक बार अपने विस्की के गिलास के पैंदे से मेज थकथकाई, फिर ऊंचे स्वर में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ लेडीज कहाँ है? सुनील जल्दी से बोला। ओए मुहावरा है जो तेरी समझ में आ गया। खवातीनो हजरात कहता तो तुझे पता ही न लगता मैंने क्या कहा है। खवातीनो हजरात या हजरातो खवातीन, इतना विकट शब्द आता है उर्दू का, लेकिन अभी नहीं मालूम कि वो उर्दू बोल रहा था। रमाकांत धूत भाव से हंसा। बहरहाल, फिर बदले अंदाज से बोला, मैं शेर कहता हूं, तू घोषित कर। घोषित? वही कर। साहिबान, जनाबे जनाबे हाजरीन हजरात, सुनील बुलंद आवाज से बोला। सबका ध्यान सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। इस क्लब के मालिक और संचालक मल्होत्रा साहब की दरखास्त है कि इन्हें, सुनील ने बड़े शान से मुस्कुराते हुए रमाकांत की तरफ इशारा किया, कुछ अर्ज करने का मौका दिया जाए। तमाम निगाहें रमाकांत की तरफ उठी। रमाकांत ने सब बड़े फरमाइशी अंदाज से सबको आदाब किया। ये कुछ अर्ज करेंगे? सुनील आगे बढ़ा। क्या? कोई बोला। डिनर का मेन्यू पढ़ेंगे? केड़ा है? रमाकांत गुस्से से बोला। किसी के समझ में ना आया रमाकांत ने क्या कहा था। शेर अर्ज करेंगे, सुनील धीरज से बोला। समाप्त फरमाइए मल्होत्रा साहब। सबकी तवज्जो रमाकांत की तरफ हुई। हजरात, रमाकांत बोला, अर्ज किया है रमाकांत अमृतसरिये ने। मुलायजा फरमाना मरा जा। हाँ, तो अर्ज किया है, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना है या रब, 100 बार जहन्नुम में जलाना या रब। माशूक कहे आप हमारे बुजुर्ग हैं, नाचीज को ये दिन न दिखाना या रब। तत्काल फितना के चेहरे पर विस्मय के भाव आ गए। जनाब, वो बोला, ये शेर आपका है? और किसका है? रमाकांत ने उसकी तरफ आंखें तर्जरी। मेरा मतलब है आपने कहा है। और किसने कहा है? आपने खुद कहा है। और कह तो रहा हूं, कह तो चुका हूं। कह तो फिर कह देता हूं, तो हुक्म फरमा। माया गोली की दी तो गहने की दे। महज कहने से कोई शेर किसी का नहीं हो जाता जनाब। और कैसे होता है? बात को समझिए। आपने खुद लिखा है। मैं लिखता नहीं हूँ वीर मेरे, जो कहता हूँ जवानी याद रखता हूँ। याद ना रह पाने का अंदेशा हो तो डिक्टेट कराता हूँ। अरे जनाब बंदा नवाज, बात का मतलब समझिए। मतलब समझिए बात का। समझाइए। मैं ये दरियाफ्त करने की गुस्ताखी कर रहा था। गुस्ताख आदमी है, पहले क्यों नहीं बताया? अरे सॉरी दोस्तों, हंसी निकल गई यार। अगला डायलॉग ही ऐसा था। कहता, मैं ये दरियाफ्त करने की गुस्ताखी कर रहा था। गुस्ताख आदमी है, पहले क्यों नहीं बताया? गुस्ताख आदमी है, पहले क्यों नहीं बताया कि ये शेर आपका खुद का कलाम है?
ओए मां सदके, मैंने बोला ना मैं कलम नहीं चलाता। जनाब आप, क्या मैं? जाने दीजिए। क्यों जाने दीजिए? जाने देना था तो आपने आने क्यों दिया? अल्लाह, ऐसा काम माही वक्त करते क्यों हैं जिसकी वजह से अल्लाह याद आने लगे? जनाब आप शेर कहने में और शेर कहने में फर्क नहीं समझते जान पड़ते। आप शेर पढ़ रहे हैं जोश साहब का। शेर पढ़ रहे हैं, कह नहीं रहे। पढ़ रहा हूँ। कहाँ से पढ़ रहा हूँ? कोई कॉपी किताब देखी मेरे हाथ में? कोई पुर्जा कोई फर्रा देखा मेरे हाथ में? लाहौल। आप आप मुझे पागल कर छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्यों मोतियां वाले हो? मालूम नहीं, जो इस हकीर फकीर नाचीज नामो जरेला के द्वार आ जाता है, उसे ही अंबर सरिया कलेजे से लगा कर रखता है। कलेजा वड्डा पंजाब दा, समझा? तौबा, तमीज नहीं है। 90 हैं। चल ऊपर बेडरूम में, गिनती कराता हूँ। 25-30 की तो पैकिंग नहीं खोली अभी। इटली से मंगाई थी। वहीं यार साइज में छोटी आ गई। मैं अपने बाल नोच लूंगा। इजाजत है? मालको, दिस इज यूथ क्लब। एवरीथिंग गोज हेयर। वट एवर यू फैंसी यू कैन डू हेयर। वट एवर यू फैंसी यू कैन डू हेयर। किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। जहां के मर्जी बाल नोचो, चाहे सिर के चाहे। सुनील ने उसे कोनी मारी। कोनी क्यों मार रहा है? सुनील ने उसे निगाहों से चटाया और मेज के नीचे से ठोकर मारी। अखुर क्यों मार रहा है? तुम्हें ढेर नशा हो गया है। सुनील फुसफुसाया। तो समझो। क्या समझूं? अरे समझो कुछ। क्या समझूं कुछ? ये समझूं कि मुझे हुए नशे का असर मेरे बगल में बैठे बंदे पर भी होने लगा है, वो खुर मारने लगा है। सुनील ने असहाय भाव से कंधे उचकाए और परे देखने लगा। हाँ, तो मैं कह रहा था। रमाकांत ने फिर वार्तालाप का सूत्र पकड़ा। हाँ, मैं कह रहा था मालको कि एवरीथिंग गोज हेयर। यहाँ किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे बाल नोचो चाहे। लाहौर लाहौर। लाहौर मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है मालको। वहाँ का निजाम जुदा है। जुदा हाथों में है। वहाँ का मेनू नहीं पता कोई आपको आपके मनमानी करने देगा कि नहीं। मैं मैं निकलता हूँ। पर कमलिया, निकल जाने की यह हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी। कलेजा चीर देगी बदुआ जो दिल से निकलेगी। लो, एक और शेर हो गया। वो आप पे हो गया माँ, ये वाह। कोशिश भी नहीं की। अब खबरदार जो इसकी बाबत पूछा कि किसका है। इतने जने गवाह हैं, मैंने कहा है और अभी का है। सोमवार 9:30 शाम को। आप दूसरों के उस्ताद शायरों के शेर महज दोहराते हैं, और निहायत नामाकूल तरीके से दोहराते हैं। आप क्या शेर कहेंगे? आप तो जानते ही नहीं कि शेर होता क्या है। अच्छा, मैंने जो अभी कहा है निकल जाने की हसरत वाला, वो गीदड़ था। वो बाल नोचने लगा। और क्या नहीं जानता मैं शेर भाई। मैं तो बब्बर शेर भी जानता हूँ, बड्डे वाला। टाइगर। टाइगरनी का हस्बैंड। हस्बैंड समझते हो? जो हंस के बैंड बजाता है। बजाए कभी हंस के या रो के। कमलिया माई वह मेरे से बहस वैसा करने चला है। मुबाहसा। सुनील धीरे से बोला। वही, शास्त्रार्थ करने चला है। शास्त्रार्थ। आहो आहो, शुद्ध हिंदी बोली है, कोई मजाक नहीं। बात कोई और हो रही थी। वो भी हो रही है, चालू है, जारी है, गोइंग ऑन है। हाँ तो काका बल्ली। रमाकांत फिर से फितना से मुखातिब हुआ। मैं तेरे से संबोधित था। क्या था? संबोधित। मुखातिब। फितना बोला। लेकिन वही वही मैं कह रहा था हाँ। मेरे से शास्त्रार्थ करने चला था। मेरे से। ल, इसी बात पर एक और शेर हो गया। अब खा अपना कलेजा भून के, जैसे अभी उस झकमरी वाले शायर ने खाया था। और इरशाद तो बोल दे मां सदके। इरशाद। यस, दैट्स लाइक। सुन। शेर में मैंने खुद को, खुद की फितरत को, खुद की खसलत को बयान किया है। अर्ज किया है।
मैं जाहिर छोटा डोटा हूं, पर बड़ा ढीठ और खोटा हूं। सोने के लोटे में विष हूं। विष समझता है ना? जहर, पॉइजन, जो दूध में मिला के घोटा हूं। ये शेर है। और हम लिरिकल बंदे हैं, जो मुंह से निकला है वही शेर है। लानत। तो फिर एक लानती शेर सुन। सुन। शेर वो जो घास नहीं गधे चरते हैं। दम निकलता है जब शेर आता है। आपने मुझे गधा कहा? कहा तो नहीं। ख्याल तक नहीं आया माँ ये कहने का, लेकिन कहा तो कहा। जो फौजदारी करनी है जा, कर ले। वेखी था भूतनी देनू, जिस सोफे पर बैठा है उसी में छेद करता है। आपको तो मुहावरा भी नहीं आता। तो तो इसी बात पर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मिलिट्री एक्शन में आ जाएगी। हाँ, ये भी। सीआईडी, सीबीआई, एफबीआई, यूटीआई, आईटीआई, एक सी, एक सीआई, आईडीबीआई, एचडीएसी, एबीसी, XYZ, सब पैंदा ठोकने आ जाएंगे इस खाक दर खाक। खुदा दा वड्डा ना पाक दा। मैंने आज तक आप जैसा शख्स ना देखा। हुन देख, रज के देख। और अभी एक और शेर सुन, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। रमाकांत ने घूर कर उसे देखा। मुझे इरशाद सुनाई नहीं दिया? इरशाद? हाँ, समात फरमाउन। एक बेवड़ा आशिक अपने सखे से मुखातिब है। आर्टिकल 377 पर हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद खुल्लम खुल्ला मुखातिब है। मैं पनगढ़ के शेर नहीं कहता, देहाती प्रोग्राम में सुनाने वाले की किस्म के मॉडर्न शेर कहता हूँ। मेरे इस शेर में कोई घड़े वाली सखी सखी से मुखातिब नहीं है। बेवड़े के अड्डे पर एक बेवड़ा अपने हम पे अल्लाह सखे से मुखातिब है। अर्ज किया है, देख बे तू ठेके पे आकर मेरे चर्चे न छेड़ा कर। मैं क्या जानू कैसी है वो, किस कूचे में रहती है। मैंने कब तारीफ की उसकी छोटी बहन की। मैंने कब तारीफ की उसकी छोटी बहनों की। वो बड़ी बेजा बेजा बीबी है। मेरी स्टेनो कहती है, कमलिया, ये होता है शेर। किसी मलिदावादी, किसी कमजात, किसी अहमदी के कलाम का इसके सामने क्या ठहर जाना। किसी मलिदावादी, किसी कमजात, किसी अहमदी के कलाम इसके सामने ठहर जाए तो बताना। तौबा। अब तरन्नुम में सुन ले वो माल, जो इस मित्र प्यारे के जुबान में। उसने सुनील की तरफ इशारा किया। मैंने अलग बांध रखा है। रमाकांत गाने लगा। यहाँ बदला बेवफाई का यहाँ सॉरी यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत मोहब्बत करके देखा, मोहब्बत में भी लोचा है। धोखा है, धोखा है। मोहब्बत करने वालों का पजामा किसने देखा है। जनाब, ये जुगनू फिल्म का गाना है। मालूम है, तभी तो गा के सुना रहा हूँ। और ये असगर सरहदी साहब का कलाम है। पजामा मेरा है। जी। पजामे का इस्तेमाल से शेर ज्यादा मानी खेज हो गया है। तड़पना में माही और उतना मानी। सजेस्टिव मीनिंग कहाँ है जितना पजामे में है। तड़पना में माही और उतना मानी। सजेस्टिव मीनिंग कहाँ है जितना पजामे में है। तौबा। अब एक पंजाबी शेर सुन। शेर पंजाबी, जमा तरन्नुम में, यानी कि मोज़रेला और पिज्जा चढ़ा। जनाब, मुहावरा तो करेला और ठंड रख, ठंड रख। मुहावरों की शक्ल बदलती रहती है, उनका मतलब नहीं बदलता। अब सुन। अर्ज कीता है, माही 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 मैनू पवा दिला दे। बेवड़े दे अद्धे उत्ते पक्का ही बिठा दे। माही माही माही, मौला बख्श। पवा स्ट्रांग लगता हो तो उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट? हुक्के से? जी। सुन कैसे। माही 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 मैनू हुक्का पिला दे। मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं लार्ज, बल्कि डबल ब्लैक लार्ज डबल ब्लैक लेबल चाहता हूँ। मैं जाता हूँ। वो उछलकर खड़ा हो गया। मैं पीता हूँ। आप वापस तशरीफ फरमाइए फितना साहब। सुनील उठा और निर्णायक भाव से बोला।
और मुशायरा जारी रखिए, ये जाते हैं। शायर ने अनिश्चित भाव से सुनील की तरफ देखा। उठो, सुनील धीरे से रमाकांत से बोला। उठूं? रमाकांत सकपकाया। और चलो। चलूं? कहाँ? यहां से तो हिलो, मालूम पड़ जाता है। तो कमलिया, इतना मजा आ रहा है यहाँ। आ चुका, लेकिन रमाकांत, स्टैंड अप दिस मिनट। अच्छा भाई, यार कहता है तो स्टैंड अप हो जाते हैं। रमाकांत उठ खड़ा हुआ तो सुनील ने उसकी बांह थामी और उसे जबरन बाहर को ले चला। दोनों वापस ऑफिस में पहुंचे, जहां रमाकांत अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और एक सिगरेट सुलगाने लगा। अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकालता सुनील भी उसके सामने बैठ गया। दोनों ने खामोशी से सिगरेट के कश लगाए। अब क्या कहते हो? कुछ क्षण बाद सुनील बोला। किस बारे में? रमाकांत की भवें उठी। तुम्हें नहीं मालूम? ले, मालूम होता तो पूछता। पीछे जो मुशायरे में इतना उत्पात मचाया, उस बारे में। उत्पात मचाया? मैंने? और किसने? उत्पात तो कमलिया बंदर मचाते हैं, लंगूर मचाते हैं। मिलती जुलती हरकतें की हैं, 19-20 का ही फर्क छोड़ा है। अच्छा? शाम में महफिल बेचारे फितना साहब की रोने जैसी हालत कर दी थी। मैंने? और किसने? तेरी मौजूदगी में। हाँ। तो टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? बहुत टोका, बहुत रोका, लेकिन तुम तो हवाई घोड़े पर सवार थे। हाँ यार, बात यह है कि मैं मुफ्त की पीता हूं तो नशा ज्यादा होता है और जल्दी हो जाता है। अब क्या पोजीशन है? किसकी? नशे की? तुम्हारी? तू तो खराब ही बताएगा। तुम्हारा खुद का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल? हाँ, मेरा ख्याल। मेरा ख्याल ज्यादा जुदा तो नहीं है तेरे ख्याल से, पर तू ठंड रख, मैं अभी सब दुरुस्त करता हूँ। कैसे? ड्रिंक मंगाता हूँ। लानत। और कमलिया, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। अब यहाँ मुशायरा शुरू कर रहा है? मेरी तौबा। मैं तो तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दोनों की निगाह दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजा खुला और संजीदा सूरत प्रकाश खेमका ने भीतर कदम रखा। आ भाई खेमका, रमाकांत बोला। प्रकाश कर ना चीज के ऑफिस को। हेलो, खेमका सुनील से बोला। हेलो योरसेल्फ, सुनील ने रुकार भाव से बोला। बैठ, रमाकांत बोला। तशरीफ रख अपनी टिका के। सुनील खेमका सुनील की बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया। इसे जानता है? रमाकांत बोला। इन्हें कौन नहीं जानता, इतने फेमस मीडिया पर्सन है। ब्लास्ट में इनका अक्सर जिक्र होता है। यूं तो नाम जानता है ना, सूरत से कैसे वाकिफ है? गाहे बगाहे तस्वीर भी तो छपती है। फिर आपके साथ थे, आप मुशायरे में वापस लौटे थे, इससे अंदाजा लगाया। बल्ले वही तेरा अंदाजा। सुनील ही हो ना जनाब? वो सुनील से बोला। हाँ, सुनील बोला। और तुम हो प्रकाश खेमका उर्फ धीर कुमार धीर उर्फ रसिक लाल जामनगरी? उर्फ वगैरह वगैरह, वो तनिक हंसता हुआ बोला। सारी मैगजीन खुद लिखते हो? नहीं, कंट्रीब्यूशंस भी आती हैं, जो ठीक लगती हैं उन्हें छापते हैं। लेकिन बाहरी कंट्रीब्यूशंस के मोहताज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बाहरी लेखक कहानियां ना भेजें तो मैगजीन की कोरम खाली ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आपने मैगजीन देखी है? हाँ, रमाकांत ने दिखाई तो। वो आम मैगजीन नहीं है। सच पूछो तो मैगजीन की शक्ल में वो फ्रेंडशिप क्लब है। अनजान एडवेंचरस लोगों में कम्युनिकेशन का जरिया है। हर वर्ग के, हर उम्र के लोग बाग कंपेनियनशिप के लिए, दोस्ती के लिए मेरी मैगजीन में विज्ञापन छपवाते हैं। हम उन्हें 1 महीने के लिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर असाइन करते हैं, जिस पर हमारे ऑफिस से जवाब आते हैं, जो हम अपने एडवर्टाइजर तक कुरियर से, रजिस्टर्ड डाक से पहुंचाते हैं, या जो खुद हमारे ऑफिस से कलेक्ट करते हैं।
जनाब, ये इन वैसा ही सिलसिला है जो क्लासिफाइड एड्स छापने वाले हर अखबार में होता है, जो आपके अखबार ब्लास्ट में भी है। ठीक। बढ़ती उम्र की औरतों को नौजवान मेल कंपेनियंस की तलब होती है, जिगोलोस की, मेल प्रोस्टिट्यूट्स की। वही समझ लीजिए। वो अपनी तलब पूरी करने का जरिया तुम्हारी मैगजीन को बनाती हैं, उसमें सजेस्टिव विज्ञापन छपवा के। हाँ। रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ। विज्ञापन चतुराई से ड्राफ्ट किया हो, उसमें जवाब देने वाले के लिए कोई बेट सरकाया हो तो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। खूब जवाब आते हैं। हर जवाब तुम्हारी मैगजीन की बिक्री की वजह बनता है। हर जवाब से तुम्हारी अंटी में 20 रुपए आते हैं। लिहाजा जवाब ज्यादा आना विज्ञापनकर्ता से ज्यादा मुफीद तुम्हारे लिए होता है। जी हाँ। गुड। और कौन लोग विज्ञापन करते हैं? और बाहर से आए सेल्समैन, बाहर से आए या लोकल उम्र दराज लोग जिन्हें फीमेल कंपेनियनशिप की तलाश होती है। घर या होटल रूम में आकर थाई या स्वीडिश या देसी मसाज कराने वाले मेल फीमेल स्पेशलिस्ट, जो असल में किसी और ही काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। हो सकता है। और उपेक्षा से, तन्हाई से पशेमान लोग, बोर होते लोग, सबको मेरी मैगजीन में पनाह दिखाई देती है, जो कम से कम एक बार इस काम के लिए विज्ञापन का जरिया जरूर आजमाते हैं। फिर मैगजीन पढ़ने के लिए तो है ही, मजेदार कहानियां होती हैं। 20 रुपए बिल्कुल ही तो जाया नहीं चले जाते। हाँ, सरकते आंचल का तस्वर तो हो ही जाता है। वो तनिक हंसा, तत्काल संजीदा हुआ। हम्म। एड्स चार्ज करते हो? जाहिर है, मुफ्त में ऐसे विज्ञापन कुछ छापता है भला? यानी कि अपने विज्ञापन के सिस्टम से दोहरी कमाई करते हो। विज्ञापन की फीस वसूलते हो और जवाब देने वालों पर कूपन के जरिए मैगजीन की कीमत का जुर्माना लगाते हो। तेहरी बोलो मालको, रमाकांत बोला। वैसे भी तो मैगजीन बिकती होगी, सर्कुलेशन से भी तो कमाई होती होगी। आखिर 20 रुपए कीमत है, जो कि कम कीमत तो नहीं। सुनील ने खेमका की तरफ देखा। सर्कुलेशन कोई खास नहीं है, खेमका संकोचपूर्ण स्वर में बोला। आधी से ज्यादा मैगजीन कूपन के तलबगार खरीदते हैं, जो कि उसे पढ़ते नहीं, कूपन फाड़ के अलग करते हैं और मैगजीन रद्दी के हवाले कर देते हैं। बावजूद इसके कि रंगीली रसीली कहानियां छापते हो, भड़कीले टाइटल्स छापते हो, आंचल सरकता होने का आश्वासन देते हो। हाँ। ऐसा क्यों? पोर्नो तो बड़ा धंधा है, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत कशिश है इसमें। लेकिन मैं पोर्नो कहाँ छापता हूँ? और क्या छापते हो? रोमांटिक कहानियां। तुम्हारी एक कहानी, मेरी जवानी प्रेम दीवानी का एक हिस्सा मैंने पढ़ा था। उसे क्या कहोगे तुम? बड़ी हद सॉफ्ट पॉर्न। मस्त राम मार्का कहानियां छापने की मेरी मजाल नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, पोस्ट करने पर पाबंदी लग जाती है, कैंस कंसेशनल पेपर का कोटा कैंसिल हो जाता है, और खड़े पैर पुलिस पकड़ के ले जाती है, जो बड़ी रिश्वत की बुनियाद बनाने के लिए खामखा बेहताशा मार लगाती है। पोर्नो यानी कि अश्लील साहित्य छापना कोई बड़ा अपराध नहीं है। ये बेलेबल ऑफेंस है, और महज सारी बेल देने से प्रकाशक पहली पेशी पर छूट जाता है। पुलिस ये बात जानती है कि वो अपनी ताकत मुलजिम के अदालत में पेश होने तक ही आजमा सकती है, इसलिए खूब आजमाती है। उन्हें गिरफ्तारी का इख्तियार है, और मुलजिम की कोर्ट में पेशी को डिले करने के उन्हें तरीके आते हैं। लिहाजा पकड़े जाने वाले की फजीहत ही हो रही हो ही हो, दुर्गत हो ही हो। पुलिस की फीस भरना कबूल करने के बावजूद? हाँ। मैंने बोला ना, मार फीस के इजाफे की भूमिका होती है। सीधे सीधे कौन मोटी रकम नजर करता है? हम्म। पेशी में डिले कैसे? जानबूझकर शनिवार को गिरफ्तार करेंगे ताकि अगले दिन इतवार की हफ्तावारी छुट्टी होने की वजह से कोर्ट में पेशी ना हो सके। ओह। इन बातों से बचने का एक ही तरीका है कि मैं उतना ही खुल के खेलूं जितना परमिटेड लिमिट्स में आता है। लेकिन इतने से मैगजीन धुआंधार तो बिकती नहीं। इसलिए तुम मैगजीन का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वो कूपन वाला जरिया इख्तियार कर रखे हो। हाँ।
कामयाबी पाई? किसी हद तक। जितना सेमी या क्वार्टर पोर्नो छापते हो, उसमें कोई दिक्कत पेश आई? आती है। पुलिस ही वो दिक्कत खड़ी करती है, लेकिन वो नेगोशिएबल होती है। मतलब? थाने से आदमी आता है, चाय पानी की खिदमत करवाता है, माहाना फंसी फीस वसूल करता है, चला जाता है। आई सी। अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मल्होत्रा साहब ने कुछ नहीं बताया? बताया। उस शिकायत के बारे में बताया जिसे संब उस शिकायत के बारे में बताया जिसे संबंधित अधिकारियों को करने की धमकी तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें दे रहे हैं या उस पर अमल कर चुके हैं, लेकिन ये उसका खुलासा नहीं कर रहे। वो मैं करता हूँ। मल्होत्रा साहब, जरा मैगजीन दिखाइए। रमाकांत ने मैगजीन निकालकर उसके सामने रखी। वैसे तो मेरे दुश्मनों को वैसे तो मेरे दुश्मनों का मेरे पर इल्जाम है, मैगजीन खोलता खेमका बोला, कि मेरी मैगजीन में छपने वाले तकरीबन विज्ञापन बोगस होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर खास फोकस इस एक विज्ञापन पर है। उसने मैगजीन सुनील के सामने खोलकर रखी और एक जगह उंगली से छुआ। सुनील ने जो विज्ञापन पढ़ा, लिखा था, मैं 23 साल की लंबी गोरी नौजवान लड़की हूँ। मेरी सूरत और फिगर को देखकर लार टपकाऊ लोग बाग कहते हैं कि मुझे फिल्मों में होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से फिल्म वाले ऐसा नहीं समझते। मैं एक धनवान धनवान व्यक्ति की वारिस हूँ और विरसे में मुझे विपुल धनराशि प्राप्त होने वाली है। इस वजह से यूं लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं जैसे मक्खियां गुड़ के पीछे पड़ी रहती हैं। वो लोग देखते मुझे हैं, लेकिन तसव्वुर उस दौलत का करते हैं जो मुझे हासिल होने वाली है। मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद है, क्योंकि उनकी असली नीयत छुपाए नहीं छुपती। इसलिए मैं दोस्ती का एक ऐसा नया दायरा बनाने की ख्वाहिशमंद हूँ जो उन लोगों जैसा ना हो जो मेरे विरसे की वजह से मुझे घेरे रहते हैं। इस विज्ञापन को पढ़कर किसी नौजवान को मेरी भावनाओं की समझ हो, कद्र हो, तो वो अपने परिचय के साथ, अपनी बैकग्राउंड की मुकम्मल जानकारी के साथ मुझे पत्र लिखे। हो सके तो हालिया तस्वीर भी पत्र के साथ संलग्न करें। बॉक्स नंबर 342, सरकता अंचल, मेजेस्टिक सर्कल, राजनगर। हम्म। सुनील ने मैगजीन पर ही सरकाई। क्या ख्याल है? खेमका बोला। फर्जी जान पड़ता है। अच्छा। ऐसी लड़की किसी धनवान की वारिस पहले तो ऐसी वाहियात मैगजीन को हाथ ही नहीं लगाएगी। लगाएगी तो ऐसा विज्ञापन नहीं देगी जो कि टेक्स्ट से ही चीप जान पड़ता है, बल्कि फंदा जान पड़ता है। प्यारेलाल, ये तो मुझे भी तुम्हारी खुद की कारीगरी लगती है, ताकि ढेरों जवाब आए और तुम्हारे पर नोट बरसें। आपको ये विज्ञापन बोगस लगता है? हाँ, बोगस। और बकलम धीर कुमार अधीर उर्फ रसिकलाल जामनगरी उर्फ प्रकाश खेमका। लेकिन ये विज्ञापन बोगस नहीं है। तुम्हारी खुद की कारीगरी नहीं है? नहीं। तुमने ड्राफ्ट नहीं किया? नहीं। करवाया? नहीं। यह जेन्युइन विज्ञापन है, और यही मेरी प्रॉब्लम है, जिसकी रूह में मुझे आपका मशवरा चाहिए, मदद चाहिए, अगरचे कि मुमकिन हो। हम्म। अगर आप मेरी बात पर एतबार लाएं तो मैं आगे बढ़ूं। पहले बताओ कि तुम्हारे दुश्मन कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मेरे हमपेशा हैं जो मेरी मेरी मैगजीन की तरक्की से, कामयाबी से कुड़ते हैं, जो ऐसी मैगजीन खुद खड़ी करना चाहते हैं और चांदी काटना चाहते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। कईयों ने कोशिश करके देखी, लेकिन सरकता आंचल की मकबूलियत के सामने कभी भी फटक नहीं पाए। अब कुत्तों की तरह पेश आते हैं। कुत्तों की तरह? जो चीज हाथ ना आए उस पर मुंह दो। वेरी वेल सेड। जनाब, मेरी मैगजीन का कोई विज्ञापन फर्जी नहीं, यकीन कीजिए मेरा। ओके, किया। मेरे कंपटीटर्स की मेरे खिलाफ शिकायत फर्जी है, फरेबी है, झूठी है। शिकायत हो चुकी है? हाँ। इसी विज्ञापन को पायलट बनाकर, मिसाल बनाकर हुई है।
जो कि आपको भी बोगस लगा, लेकिन जेन्युइन है। शिकायत की कोई प्रतिक्रिया आई सामने? आई ना? क्या? मुझे हुक्म हुआ है कि या तो मैं खेत प्रकाश के साथ मैगजीन का ये इशू विड्रॉ करूं, जहां जहां ये सप्लाई हुआ है वहां वहां से वापस मंगा के नष्ट करूं, या साबित करके दिखाऊं कि ये विज्ञापन जेन्युइन है। मैं विज्ञापन को जेन्युइन ना साबित कर सका और मैंने मैगजीन को विड्रॉ भी ना किया, तो ये अंक जहां भी सेल पर दिखाई देगा वहां से जब्त कर लिया जाएगा। मेरे खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का क्रिमिनल केस होगा और उसके तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जब विज्ञापन जेन्युइन है तो उसे जेन्युइन साबित करके दिखाने में क्या दिक्कत है? हमें विज्ञापनकर्ता का पता मालूम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? विज्ञापन के साथ विज्ञापनकर्ता का नाम, पता, टेलीफोन नंबर दर्ज होना तो जरूरी होता है। होता है, लेकिन इस विज्ञापन के साथ वो सब दर्ज नहीं था। विज्ञापन उसकी फीस के ड्राफ्ट के साथ कोई दस्ती हमारे कार्यालय में पर पहुंचा गया था। यह हैंडलिंग क्लर्क की लापरवाही थी, नालायकी थी कि उसने देखा नहीं कि उस पर नाम पता दर्ज नहीं था। विज्ञापन के जो जवाब आते हैं वो ब- विज्ञा विज्ञापन के जो जवाब आते हैं वो विज्ञापनकर्ता को कैसे हासिल होते हैं? पर्सनल कलेक्शन से। वो कैसे होती है? बॉक्स नंबर के जरिए। हमारे ऑफिस में डाकखाने जैसे पोस्ट बॉक्स नंबरों के छोटे छोटे बक्से हैं, जिनकी चाबी विज्ञापन बुक हो जाने के बाद विज्ञापनकर्ता को या उसके प्रतिनिधि को, जिस किसी ने भी हमारे ऑफिस में हाजिरी भरी हो, 1 महीने के लिए सौंप दी जाती है। इस विज्ञापन के जवाब आए? हाँ, खूब आए, जिन्हें कि बॉक्स नंबर 432 में डाल दिया जाता होगा। हाँ, और जिन्हें वहां से कोई निकालने भी आता होगा। जवाबों की नई खेप वहां डालते वक्त अगर बक्सा खाली मिलता होगा तो जाहिर है कि कोई आया और पिछली खेप वहां से निकाल कर ले गया। हाँ। अरे भाई, तो उस पर निगाह रखनी थी। रखी ना? अच्छा, रखी, बराबर रखी। यही तो तरीका उपलब्ध था विज्ञापनकर्ता के बारे में कुछ जान पाने का। गुड। क्या जाना? कुछ भी नहीं। वजह? जो नौजवान लड़की डाक निकालने आती, उसका विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ डाक कलेक्ट करने के लिए और उसे आगे पहुंचाने के लिए एंगेज की गई थी। आगे कहाँ? पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो आगे कहीं तो जाती नहीं थी। जो डाक वो हमारे बॉक्स से निकालती थी, उसे वो एक पहले से पता लिखे लिफाफे में बंद करती थी और डाक विभाग के किसी लेटर बॉक्स में डाल देती थी। उसे कभी रोका होता, कुछ पूछा होता? रोका, पूछा, मैंने खुद ये काम किया। जवाब में उसने मेरी माँ बहन एक कर दी, ऐसी झाड़ पिलाई कि प्राण कांप गए। बीच सड़क पर मजमा इकट्ठा कर लिया, पनाह मांगते बनी। ओ। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी और बॉक्स नंबर 442 में डाल दी। जवाब आया? अगले ही दिन आ गया। उसने जेब से एक तय किया वो कागज निकाला। ये रहा जवाब, पढ़ लीजिए। सुनील ने कागज की तह को खोलकर उसे सीधा किया तो पाया कि एक कंप्यूटर पुलआउट था जिस पर दर्ज था, प्रिय प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि मैंने आपकी मैगजीन में उसकी तमाम शर्तें पूरी करते हुए एक विज्ञापन दिया था और 1 महीने के लिए बॉक्स नंबर 442 और उसकी चाबी हासिल की थी। अगर विज्ञापन में पूरा नाम और पता दर्ज होना भी एक शर्त थी, तो आपको उस विज्ञापन के प्रकाशन को योग्य करार दे देना चाहिए था और विज्ञापन वाहक को लौटा देना चाहिए था। विज्ञापन छाप चुकने के बाद अब उसमें कमी पेशी निकालना गलत है, नाजायज है। मैं गुमनाम रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बॉक्स नंबर के माध्यम से आपकी मैगजीन में विज्ञापन दिया। अब आपके कहने पर, आपकी सहूलियत की खातिर, मैं अपनी गुमनाम रहने की जिद नहीं छोड़ सकती। अलबत्ता मैं सत्यापित करती हूँ कि विज्ञापन में जो कुछ छपा है वो अक्षरशः सत्य है। उसमें झूठ या फरेब का कोई अंश नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अंत में ताकीद है कि अगर आप लोगों ने फिर मेरे संवाहक के पीछे लगने की या उसे परेशान करने की कोशिश की,
तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुदीय मिस बॉक्स 342। सुनील पत्र पढ़ चुका तो उसे रमाकांत ने अपने काबू में कर लिया। बल्ले भाई, पढ़ चुकने के बाद वो बोला, बड़ी जबर जननी जान पड़ती है ये तो। मैंने सहमति में सिर हिलाता खेमका बोला। उसकी बाबत जानकारी हासिल करने का एक और तरीका भी अपनाया। और क्या? सुनील बोला। मैंने आवेदनकर्ता बन के उसके विज्ञापन के जवाब में चिट्ठी लिखी और बॉक्स 342 के हवाले की। वेरी गुड, मैं कहने ही वाला था कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मैंने किया, बराबर किया। जवाब आया? नहीं। वजह? सिवाय इसके क्या हो सकता है कि भाप गई कि चिट्ठी फर्जी थी, शरारती थी, बनावटी थी। एक ही क्यों लिखी? 6 लिखी। इस बात पर जोर देकर लिखी कि मुझे उसके विरसे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए संपर्क साध रहा था क्योंकि वो ऐन मेरी पसंद की, मेरी किस्म की लड़की थी। एक का भी जवाब नहीं आया। क्या पता, रमाकांत बोला, इसलिए ना आया हो मालको कि वो किसी भी चिट्ठी का जवाब ना देती हो। अगर, सुनील बोला, ऐसा रवैया अख्तियार करना था तो विज्ञापन क्यों दिया? बिल्कुल, खेमका बोला। 2,000 रुपए का विज्ञापन दिया था। क्यों पैसा जाया किया? दूसरे, तुम्हारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि जो जवाब नहीं दिए देती थी। नहीं, तुम्हारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं कि जो जवाब नहीं देती थी। ये महज तुम्हारा अंदाजा है कि जिसकी ये महज तुम्हारा अंदाजा है जिसकी बुनियाद ये है कि उसने तुम्हारी आधा दर्जन चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। ठीक। अब क्या चाहते हो? मैं सारे हिंदुस्तान में फैली अपनी मैगजीन रिकॉल नहीं कर सकता। ये एक विकट काम है जिसका होना ना होना बुक स्टॉल होल्डर्स और वेंडर्स और हॉकर्स के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है। मैं सबको वापसी के लिए न मजबूर कर सकता हूं, न मुनहार कर सकता हूं। जमा मैगजीन को सर्कुलेशन से विड्रॉ करना विज्ञापनकर्ताओं के साथ धोखा है। विज्ञापन छापकर मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बिजनेस किया है। मैं उनका विज्ञापन छापूंगा, वो उस सर्विस की फीस अदा करेंगे। मैगजीन रिकॉल करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। विज्ञापनकर्ता इस बिना पर कोर्ट में पहुंच गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सारे हिंदुस्तान की अदालतों में पेशी भुगतता भुगतता फिरूंगा क्योंकि विज्ञापनकर्ता तो सारे हिंदुस्तान में है। यू आर राइट देयर। मेरी गति इसी में है कि मैं विज्ञापन 342 को जेन्युइन साबित करके दिखाऊं, और ऐसा करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? रमाकांत बोला। आखिर बड्डा जर्नलिस्ट है अपना मित्र प्यारा। आला दिमाग। आला दिमाग पाया इसने। इसके बाएं हाथ का काम है ये। अच्छा। कभी कभी दायां भी लगाना पड़ जाता है, लेकिन कहीं हो सकता है कि काम आइए या ना हो। दौड़ के होता है। जानकर खुशी हुई। चैन पाया। लेकिन मालको, हाथ की बात हो रही है इसलिए बोलता हूँ। एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। मतलब? एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है। ओह, मैं समझा। ठीक है। क्या ठीक है? ये मेरे हम पेशा हैं, मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इनसे रुपए आने पाइयों में बात करना तो इनकी इंसल्ट करना होगा। लेकिन अगर मेरा काम हो गया तो मैं थैंक यू के तौर पर जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का एक क्रेट इनके द्वारे पहुंचा जाऊंगा। ब्लू? जी? ओए माँ सदके, काला रंग मातमी होता है, मनूस होता है। ओह, ओके ओके, ब्लू लेबल का एक क्रेट द्वारा भी तब्दील करो। क्या मतलब? इधर पहुंचाना। खिमका ने सुनील की तरफ देखा। कोई जरूरत नहीं, सुनील रुक्ष स्वर में बोला। नादान है, नशे में है, रमाकांत बोला। है जरूरत, जैसे बोला है करना। लेकिन, और चुप कर मां सदके, ये तेरा महकमा नहीं है। फिर ये खेमका की अपनी ऑफर है, इसका दिल रखना हमारा फर्ज है कि नहीं? फिर मेहमान है माई, हुआ इतना तो ख्याल है।
सुनील ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई, फिर एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। कुछ क्षण खामोशी रही। तो फिर खेमका बोला, आप कुछ करेंगे? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। क्या? अभी पता नहीं, कोई स्ट्रेटजी तैयार करने में टाइम लगेगा। मुझे खबर करेंगे? स्ट्रेटजी की नहीं, वो टाइम जाया करने वाला काम होगा। कोई नतीजा हाथ आया तो उसकी खबर पहुंच जाएगी, कैसे न कैसे तुम तक। मैं खुद भी दरियाफ्त करूंगा। करना। ओके, थैंक यू। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे वापस मुशायरे में हाजिरी भरनी है। फितना साहब को मेरा सलाम बोलना, रमाकांत बोला। गुस्ताखी गुस्ताखी की माफी के साथ। बोलूंगा। वो चला गया। क्या करेगा? पीछे रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। चिट्ठी लिखूंगा, सुनील बोला। उस जनानी को? मिक्स मिस बॉक्स 342 को? ऐड के जवाब में? हाँ। क्या फायदा? उस खेमका के घोड़े ने 6 लिखी थी, जिनकी बुनियाद बुनियाद ही गलत थी, फॉर्मेट ही गलत था, टेक्स्ट ही गलत था। क्या भला? खुलासा कर। वो कहता है उसकी मैगजीन में विज्ञापन तन्हाई और बोरियत से पशेमान लोग देते हैं, नहीं? हाँ। अब इस विज्ञापन को गौर से पढ़ो। सुनील ने मैगजीन रमाकांत के सामने सरकाई, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, जो कि मिस बॉक्स 342 ने जारी की है। इसमें उसने साफ लिखा है कि लोग उसके विरसे की वजह से उसे घेरे रहते हैं। क्या किए रहते हैं? घेरे रहते हैं। जिसे लोग घेरे रहते हैं वो तन्हा कैसे हुई? बल्ले, जाहिर है वो न तन्हा है न बोर हो रही है, वो महज चेंज चाहती है। हो सकता है मालको। है। अच्छा भाई है। तू राजी रहे। दूसरे अपनी लिखी चिट्ठियों में खेमका इस बात पर खास जोर दिया बताता है कि उसका उसके विरसे से कुछ लेना देना नहीं। कौन मानेगा इस बात को? ऐसा कोई वैरागी ही कह सकता है जिसकी तलाश किसी दूसरे वैरागी को ही हो सकती हो। विज्ञापन देने वाली ने ये तो नहीं कहा अपने विज्ञापन में कि बजरिया विज्ञापन संपर्क में आए, अपने नए कंपेनियन के साथ वो भगवे वस्त्र पहनकर हर की पौड़ी पर जा बैठने की तमन्नाई थी? नहीं। वो समझदार लड़की जान पड़ती है, जो समझ सकती है कि वैसे में कोई दिलचस्पी नहीं कहने वाला शख्स या पखंडी है या झूठा है या मूर्ख है। क्यों दिलचस्पी लेने लगी वो ऐसे शख्स में? ऐसों से तो वो खुद को पहले ही घिरा पाती है। लख दमड़े की बात कही काका बल्ली। एन मेरे दिमाग से सोच रहा है इस वक्त तू। लेकिन एक बात बता। पूछो। मेरे ख्याल से विरसे में दिलचस्पी ना होने वाली बात पर खेमका का खास जोर शायद इसलिए था कि वो चाहता था कि जनानी को ये बात अहम ना लगे। अहम उसे ये बात लगे कि उसकी दिलचस्पी उसमें और सिर्फ उसमें थी। जो कुछ तो कह रहा है उसके लिहाज से क्या उसे लिखना चाहिए था? डियर मिस 342, तुम्हारे में मेरी रुचि की वजह यह है कि तुम एक फिल्दी रिच जनानी हो। ऐसा कैसे चलता? अपने आप ना चलता, चलाने से चलता। क्या मतलब? भाई अपने विज्ञापन में उस औरत का अपने विरसे पर जोर है कि नहीं? वो तो है। न सिर्फ है, बल्कि बड़ी शिद्दत से उसने अपने विरसे के विज्ञापन में हाजिरी लगाई है। अगर वो ना चाहती होती कि लोग उसकी इस एडिशनल क्वालिफिकेशन को खातिर में लाते, तो क्या वो ऐसा करती? बिल्कुल ना करती। लेकिन अपने विज्ञापन में उसने बराबर जिक्र किया इस बात का। क्यों किया? तो बता। क्योंकि वो इसका नोटिस चाहती है। क्योंकि वो अपने विरसे को खुद में दिलचस्पी ली जाने की वजह के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती थी। अब जवाब में कोई उसे लिखेगा कि उसकी उसके विरसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो क्यों कर वो उससे मुतासर होगी? ऐसे शख्स को वो पखंडी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? बल्ले भाई, अब कबूल कर कि तेरे पर मेरी सोबत का असर है। तेरा दिमाग मेरी पॉलिश से चमक रहा है। क्या कहने? चिट्ठी कब लिखेगा? अभी। और अपनी चिट्ठी में खेमका की गलतियों से, उसकी चिट्ठियों की खामियों से सबक लेकर लिखूंगा। बढ़िया। तू लेटर ड्राफ्ट कर, मैं ड्रिंक्स का ऑर्डर करता हूँ। इस बार सुनील ने एतराज नहीं किया।
उसने कागज कलम संभाल लिया और चिट्ठी तैयार करने में जुट गया। रमाकांत ने घंटी बजाकर एक वेटर को बुला लिया। दौड़ कर जा, वो वेटर से बोला, और मुशायरे में से 2 लार्ज विस्की विद सोडा लेकर आ। मुशायरे से सर? बहरा है? ऊंचा सुनता है या कानों में चिंगम है? हाँ, ये वाह। सॉरी सर। ऐसे वापस आ जैसे बीवी के बच्चा होने वाला हो और तू दाई बुलाने गया हो। उठ जा। हक बकाया बौखलाया वेटर तत्काल बाहर को लपका। सुनील ने सिर उठाया और हैरानी से रमाकांत की ओर देखा। ऐसे क्या देखता है? रमाकांत बोला। भंडारे का प्रसाद मंगवाया है, कोई गलती की? नहीं बड्ढे पापा जी, कहीं कोई गलती कर सकते हैं? क्या सोच रहा है कि जिसका अपना दरिया बहता हो उसने पराये छप्पड़ से पानी क्यों मंगाया? नहीं। हाँ बोले तो जवाब है मेरे पास, दूं? नहीं, जरूरत नहीं। फिर तो शाबाश है, बढ़िया उम्रा। खामोशी छा गई। खामोशी छा गई। वेटर ड्रिंक्स के साथ वापस लौटा और उन्हें सर्व करके लौट गया। एक्सक्लूसिव चीयर्स मालको, रमाकांत बोला। चीयर्स। लगता है लंबी चिट्ठी लिख रहा हूं। नहीं, 2 लिख रहा हूं। लिख ली? देखो। पढ़ो। सुनील जिस पैड पर लिख रहा था उसका रुख रमाकांत की तरफ फिराकर उसने पैड आगे सरका दिया। रमाकांत ने पैड पर दर्ज इबारत बोलकर पढ़ी। लिखा था, डियर मिस बॉक्स 342। मैं एक गरीब नौजवान हूं और आप कहती हैं कि आप एक धनवान व्यक्ति की और उसकी विपुल धनराशि के वारिस हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप जैसी महिला की मेरे में रुचि लेने की कोई संभावना है। फिर भी उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करता ये जताने के लिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम दोनों में साझा कुछ है, इसलिए आपसे दोस्ती करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या ख्याल है? सुनील बोला। गोलमाल चिट्ठी है काका बल्ली, रमाकांत संजीदगी से बोला। इरादतन ऐसी बनाई है। खेमका की चिट्ठियां स्पेसिफिक थी, टू द पॉइंट थी, इसलिए नजरअंदाज की गई। वो औरत अगर तनहा नहीं है लेकिन बाजरिया एड कंपेनियन की तलाश करना चाहती है तो इसका मतलब है किसी खास ही मकसद से कोई खास ही खेल खेल रही है। क्या मतलब? कहना मुहाल है। अंदाजन सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि कोई खास ही क्वालिफिकेशन उसकी निगाह में है जो कि वह संभावित कंपेनियन में देखना चाहती है। क्या खास क्वालिफिकेशन? अब ये ना कहना कहना मुहाल है। अंदाजा। अंदाजा बता अपना। कोई भोला भाला नौजवान लड़का जिसे पूरी तरह से करप्ट शहर की हवा अभी ना लगी हो। गुड। जिसे वो अपनी उंगलियों पर न जा सके। यही समझ लो। दूसरी चिट्ठी पढ़ो जो मैंने इसी बात को निगाह में रखकर तैयार की है। सहमति में सिर हिलाते हुए रमाकांत ने पैड का वर्का पलटा और दूसरी तहरीर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, डियर मिस बॉक्स 342। हेलो। तुम तो वारिस हो, बड़े विरसे पर काबिज हो। भाई वाह। ऐसी लेडीज के बारे में नॉवलों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था, लेकिन बड़ी हसरत थी कभी रूबरू दिखाई दे, कभी मुलाकात का मौका मिले। मेरे अंदर घंटी बज रही है कि हसरत पूरी होने का वक्त आ गया है। इसलिए तुम्हारा विज्ञापन पढ़कर तुम्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत कर रहा हूँ। अकल कहती है कि लिखना बेकार है, लेकिन फिर फुसफुसाती सी ये भी कहती जान पड़ती है कि हर्ज क्या है। मैं एक देहाती नौजवान हूँ, वैसे ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फार्म वर्क के अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारा फार्मिंग का या लाइव स्टॉक का कोई काम हो तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। और तो मुझे कुछ आता नहीं। जैसे दोस्त की तुम्हें तलाश है वैसा तुम मुझे पाओ तो एक मुलाकात का मौका जरूर देना, ताकि मैं सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देख सकूं कि वो औरतें कैसी होती हैं जिन्हें सोने का निवाला भी मैसर होता है। मालको, रमाकांत बोला, ये खत तो वो ठीक से पढ़ने पढ़ने भी नहीं लगी, पहले ऐसे ही फाड़ के फेंक देगी। क्यों भला? कोई परिचय वही दिया ही नहीं, सिवाय इसके कि देहाती नौजवान हूँ, ग्रेजुएट हूँ। कोई उम्र का, कद काठ का, शक्ल सूरत का जिक्र तो करना था। आजकल नौजवान कद काठ शक्ल सूरत में ठीक ठाक ही होते हैं, और जब नौजवान कहा जाए तो उम्र का जिक्र तो आ ही गया। फिर भी
फिर भी ये कि मैं चाहता हूं कि ये चिट्ठी लिखने वाला उसे लल्लू लगे, जिसे कि इतनी भी अकल नहीं कि किसी को पहली बार अपना परिचय देना हो तो क्या कुछ लिखना चाहिए। नाम तो होना ही चाहिए, जो कि दोनों चिट्ठियों में है नहीं। हाँ, नाम तो होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। क्या? क्या पता होना चाहिए? पता एक, ब्लास्ट के पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नंबर वाला, बिना ब्लास्ट का जिक्र किए। दूसरा, यूथ क्लब के पोस्ट बॉक्स ऑफिस वाला, बिना यूथ क्लब का जिक्र किए। और नाम, पहले का कृष्ण कुमार और दूसरे का हरे कृष्ण। वदिया, एक काला एक हरा। दोनों चिट्ठियों का हैंडराइटिंग एक है। नहीं होना चाहिए। एक चिट्ठी को मेरे हैंडराइटिंग में रहने दो, दूसरी खुद लिखो। दोनों को प्लेन लिफाफे में बंद करो और उस पर बॉक्स ऑफिस 423, नहीं 342 होना चाहिए था, मार्फत सरकता आंचल, मैजेस्टिक सर्कल, राजनगर में दर्ज कर दो। कूपन हमारे पास है इस मैगजीन में एक, दूसरे का कल सुबह इंतजाम करना। खेमका से ही एक मैगजीन और मंगा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता उसे इन चिट्ठियों की खबर लगे। क्यों भला? यूं ही, कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि जवाब ना आया तो हमारी इज्जत रह जाएगी। हम कहेंगे नहीं कि उसने, जैसे उसने 6 चिट्ठियां लिखी थी वैसे हमने भी 2 लिखी थी। ये भी ठीक है, नाकामी की हाजिरी लगाने का क्या फायदा। जवाब ना आया तो क्या करेंगे? तो कोई और स्ट्रेटजी सोचेंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है। बहरहाल कल दोनों चिट्ठियां सरकता अंचल के इस काम के लिए बने लेटर बॉक्स में पड़ जाएं। सतवचन माल को। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन में मौजूद था जब उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो पाया रमाकांत का फोन था। घड़ी पर निगाह डाली तो पाया अभी 11:30 बज रहे थे। उसने कॉल रिसीव की। क्या बात है बड़े पापा जी, वो बोला। रात नींद नहीं आई है, जल्दी जाग गए? जल्दी जाग गया, रमाकांत की चहती चहकती आवाज आई। वजह खास ही होगी। खास ही है मालको, तभी तो फोन किया। क्या? जवाब आया है। जवाब? वो परसों मुशहरे वाली शाम भूल गया? खेमका के घोड़े का काम भूल गया? वो 2 चिट्ठियां भूल गया जो तूने ड्राफ्ट की, जो। ओह ओह। जवाब तुम्हारे पास आया, इसका मतलब यूथ क्लब के पोस्ट बॉक्स पर आया है। आहो, हरे कृष्ण वाली चिट्ठी का। हरे कृष्ण जिसे तू लल्लू बोला। गुड। अपनी स्ट्रेटजी की कामयाबी की बधाई टिका ले। वो तो हुआ, लेकिन लिखा क्या है? आके पढ़। ठीक है, आता हूं। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत उसे ऊपर अपने बेडरूम में बैठा चाय पीता अखबार पढ़ता मिला। सुनील को देखकर उसने अखबार परे फेंका और बोला, आ वही काका बिल्ली, चाय पिएगा? नहीं, पहले वो चिट्ठी। अभी पेश करता हूं, कम से कम बैठ तो जा। सुनील बेड के रमाकांत वाले पहलू के करीब एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। रमाकांत ने एक शानदार गुलाबी लिफाफा उसे सौंपा। सुनील ने उसमें से खुशबूदार गुलाबी कागज पर ही टंकी चिट्ठी बरामद की और सबसे पहले तहरीर के अंत में निगाह डाली, जहां चिट्ठी के लिखने वाले का नाम दर्ज होता है। वहां सिर्फ वीपी दर्ज था। वीपी, उसने दोहराया। नाम की जगह इनिशियल्स? और पते की जगह कुछ भी नहीं? रमाकांत बोला। पता है ना, सरकता आंचल का बॉक्स 342। कम से कम 3 हफ्ते तक तो अभी है ही। तो चिट्ठी पढ़। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और फिर चिट्ठी की तरफ तवज्जो दी। लिखा था, डियर मिस्टर हरे कृष्ण, मैं बयान नहीं कर सकती कि तुम्हारी चिट्ठी पाकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। सच पूछो तो तुम्हारे जैसे ही किसी नव युवक से मैं संपर्क साधना चाहती थी। जिन प्ले बॉय टाइप, रोड रोमियो टाइप युवकों से सोहबत को झेलने के लिए मैं मजबूर हूँ, वो मुझे बोर करते हैं, सिर्फ बोर करते हैं और बोर करने के अलावा कुछ नहीं करते। ऐसे में तुम्हारा पत्र यूं मुझ तक पहुंचा जैसे किसी दम घुटू माहौल में कहीं से ताजा हवा का झोंका अटकराया हो। तुम्हारे पत्र के तुम्हारे पत्र से तुम्हारे बारे में जो अंदाजा लगा पाई हूं वो ये कि तुम एक मजबूत कड़ियल नौजवान हो जिसे अभी शहरी हवा नहीं लगी, जिसकी यारी दोस्ती का दायरा भी सीमित ही है। मुझे यकीन है कि मेरा ये पत्र तुम्हें दोपहर से पहले मिल गया होगा।
क्योंकि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाक सवेरे ही डाल दी जाती है। इस यकीन की रूह में मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि शाम 5 बजे तुम इंटरस्टेट बस टर्मिनल पहुंचो और वहां के पूछताछ के बूथ के सामने एक न्यायोचित वक्त तक इंतजार करो। मेरी भरपूर कोशिश होगी 5 और 5:15 के बीच वहां पहुंचने की, लेकिन ना पहुंच सकूं तो नाउम्मीद ना होना और मेरी कोताही को मेरी मजबूरी समझकर नजरअंदाज कर देना। मेरी मजबूरी यह है कि मेरी पहले से राजनगर से बाहर कहीं एक अपॉइंटमेंट फिक्स है, जिसको ब्रेक करके ही निर्धारित समय पर मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। इसलिए हो सकता है मैं ना पहुंच पाऊं, अलबत्ता पहुंचने की कोशिश मेरी पूरी होगी। मैं तुम्हें पहचानती नहीं, इसलिए शिनाख्त के लिए अपने कोट पर या जो भी पोशाक उस वक्त तुम पहने हो वो उस पर एक गुलाब का फूल लगाकर आना, जिससे कि मैं तुम्हें पहचान पाऊं। अपनी अपॉइंटमेंट ब्रेक कर सकी तो यकीनन वहां पहुंचूंगी और खुद तुमसे संपर्क करूंगी। लेकिन प्रार्थना है कि अगर ऐसा करती, जो लड़की तुम्हें दिखाई दे वो मामूली शक्ल सूरत की हो तो हैरान ना होना। ऐसा मिजाज ना दिखाना कि सोचा क्या था और निकला क्या। विरसे से दौलतमंद बनी लड़कियों में कोई सुरखाल के पर नहीं लगे होते, वो भी आम लोगों जैसी आम लोग ही होती हैं। बहरहाल, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे म्यूचुअल एडमायरर दो। शाम होने के इंतजार में, विनीत, वीपी। कैसी रही? सुनील ने चिट्ठी पर से सिर उठाया तो रमाकांत बोला, तुम बोलो। उल्लू बनाएगी खामखा। जब अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही है तो ये कहने का क्या मतलब कि शायद ना आ सके? शायद ही तो। शायद से आ सकने की संभावना तो बनी ही रहती है ना? तो क्या मर्जी है तेरी? किसी को निर्धारित समय पर आईएसबीटी पहुंचना होगा। किसको? जो शरीफ हो, जो कि मैं नहीं हूं, जो देखने में भोला भाला हो, जो कि तू नहीं है, उम्र में 25 एक साल का हो, जो कि हम दोनों नहीं है, खूबसूरत हो, जो रबदी मेरना हम दोनों एक हद तक हैं, उसकी अपेक्षा के अनुसार मजबूत कड़ियल नौजवान हो, जो कि मेरा कोई आदमी नहीं है, शुक्र है रब दा। इन सारी जरूरियात पर एन फिट बैठने वाला एक शख्स है मेरी निगाह में। कौन? ब्लास्ट का ट्रेनी जर्नलिस्ट अंकुर सक्सेना, जो इस रोल के लिए एन फिट है। बस थोड़ा सा कोच करना पड़ेगा उसे। वह दिया। अब सुनो तुमने क्या करना है। मैंने? अभी भी मैंने करना है? करवाना है। क्या? शाम के लिए अपने 2-3 आदमियों को लाइन अप करके रखो। किस वास्ते? रमाकांत, शाम को टर्मिनल पर सिनेरियो ये होगा कि इंफॉर्मेशन बूथ की लोकेशन की वजह से और गुलाब के फूल की वजह से इस लड़की को, वीपी को तो आगंतुक जमूरे की शिनाख्त बड़े आराम से हो जाएगी, लेकिन टर्मिनल की भीड़ में जमूरे को, हमारे अंकुर सक्सेना को, भनक भी नहीं लगेगी कि वो किसकी पैनी खोजी पारखी निगाहों का मरकज था। क्यों भाई, जब वो वहां पहुंची होगी तो जिसे चिट्ठी लिखकर वहां बुलाया उससे कांटेक्ट नहीं करेगी? मर्जी होगी तो करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। मर्जी क्यों ना होगी? उसे कोई शक हो जाएगा या जमूरा उसे अपनी उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिखाई देगा तो क्यों करेगी? ओ, अगर तुम्हारे तजुर्बेकार आदमी खुफिया तौर पर उस वक्त बूथ के आसपास बिखरे होंगे तो मुझे यकीन है कि उनमें से कोई ना कोई अंकुर को ताड़ती परखती लड़की को पिकअप करने में कामयाब हो जाएगा। हो जाएगा तो आगे? लड़की अगर अंकुर से कांटेक्ट किए बिना वहां से चल देगी तो उसके पीछे लगेगा और यूं मालूम करके कि करेगा कि वो कौन है और कहाँ रहती है। बल्ले भाई, बाकी उसके बखिए हम खुद उधेड़ लेंगे, उसकी लाइफ स्टोरी हम खुद बांच लेंगे। ठीक। काकावल्ली, खेमका की माई ये की लॉटरी निकली जो से तेरा ख्याल आया। तकदीर जागी जो उसने अपना मुशायरा यूथ क्लब में कराया, जो कि तेरे तक पहुंच बनाने में, कामयाब पहुंच बनाने का असली वजह बना। बाय द वे, जानी वाकर ब्लू लेवल का एक फुल क्रेट दोपहर को ही पहुंच गया था यहाँ। बधाई हो। अभी खोल लें? लानत है। मुझे पता था कि तू कमला माई अवल लानत ही भेजेगा, फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज था। आजकल ब्लू लेवल की लीटर की बोतल मार्केट में कितने की आती है? 13,000 के करीब, गुणा 12।
हे भगवान, 1.5 लाख की थूक लगा दी? मैंने लगा दी? मोतियां वाले हो, उसने खुद अपनी राजी से लगवाई। ना लगवाता, कोई दूसरा द्वार ढूंढ लेता। माँ, ये भाई एक वाहियात ठगी के धंधे से इतना पैसा कमाता है, उसकी नाजायज कमाई के घड़े से एक बूंद ही तो निकाली है। वो भी निकाली कहाँ है? उसने खुद अपनी राजी से टपकाई है। जमा प्यासे की प्यास बुझाना पुण्य का काम होता है, जो किसने कमाया। प्यास पानी से बुझाई जाती है, ब्लू लेबल से नहीं, जिसका एक पैक 2,500 रुपये का आता हो। अपना अपना हौसला है, अपनी अपनी श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा? कहीं श्रद्धा की बात तो नहीं कर रही? कहीं का क्या मतलब भाई? वही तो कह रहा हूँ यार। मैं जब भी राष्ट्रभाषा में कुछ कहता हूँ तुम कंफ्यूजना क्यों हो जाता? कंफ्यूजन वही, लेकिन मैं पंजाबी हूँ। पंजाबियों का हर काम बहुवचन में होता है। पहले भी बताया समझाया कई बार, मिसाल देकर। वो मेहंदी का गाना नहीं सुना, शामा पै गईयां? हमारी शाम एक वचन में नहीं पड़ती, बहुवचन में पड़ती है। हम सिर पर एक कंघी नहीं फेरते, कई कंघियां फेरते हैं। वो गाना सुना कभी? रूखे सूखे बालों पर मेरे फेरियां न कंघियां। फिर समझेगा। एक बंदा कहीं जा रहा हो तो फौजां जा रही होती हैं। हम मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बतां लगाते हैं, मोहब्बतां तोड़ते हैं। लाइक जिंदा रहे ओए जी सदके, जेड़ा लाके मोहब्बतां तोड़ गया। हमारे प्यार को नजर नहीं लगती, नजरां लगती हैं। लाइक नजरां ना लग जाएं तेरे मेरे प्यार नु। हम जबाना देते हैं, हमारी मशाला होती हैं, हमारी मजाला होती हैं। तू कोई तारीफ या शाबाशी का काम कर देता तो मैं खुद तुझे बड़ी उम्र का, वड्डियां उम्र का आशीर्वाद देता हूँ। बस करो यार, सिर घुमा दिया। रमाकांत हंस दिया। अगला दृश्य। ठीक शाम 5 बजे सुनील इंटरस्टेट बस टर्मिनस पर मौजूद था। टर्मिनल का इंफॉर्मेशन बूथ उसके विशाल मेन हॉल के दाएं भाग में था। उससे विपरीत दिशा में उसे काफी परे एक रेस्टोरेंट था, जिसके बाहर भी बैठने का प्रबंध था। सुनील के वहां की टेबल में से एक पर पहुंचा और टेबल की 4 कुर्सियों में से उस पर बैठ गया, जिसका रुख इंफॉर्मेशन बूथ की तरफ था। बूथ के काउंटर के कोने में उससे टेक लगाए अंकुर खड़ा था और जानबूझकर रह रहकर यूं पहलू बदल रहा था जैसे नर्वस हो, असुविधा महसूस कर रहा हो। वो जीन्स पहने था जो उसे लूज थी और उसके साइज से इतनी ज्यादा लंबी थी कि पहुंचे चूड़ीदार पजामे की तरह मुचड़े हुए थे। कोट उसे तंग था, जिसमें कि वो फंसा जान पड़ता था, और उसके कॉलर के काज में एक गुलाब का फूल लगा हुआ था। अपने लल्लू किरदार के तहत उसकी सूरत पर भी वैसे ही भाव थे। एक वेटर उसके करीब पहुंचा। कॉफी, सुनील बोला। सहमति में सिर हिलाता वेटर चला गया। सुनील ने बगल में दबा रखी अखबार खोल लिया और उसे पढ़ने का बहाना करता उसके ऊपर से सामने दाएं बाएं नजर फिराने लगा। उस घड़ी वहां भीड़, भारी भीड़ का आलम था। हर तरह के मुसाफिरों की आवाजाही भरपूर थी, जिसमें किसी ऐसी युवती का जो लोकेट ना कर सक किसी ऐसी युवती को वो लोकेट ना कर सका, जिसकी तवज्जो का मरकज अंकुर होता, जो कि वीपी हो सकती थी। ना ही उसे रमाकांत के किसी आदमी के दर्शन हुए। वेटर कॉफी लाया। सुनील ने तभी उसका बिल चुकता कर दिया। पूछताछ से थोड़ा परे एक कतार में 4 पब्लिक टेलीफोन बूथ थे। एकाएक उसे एहसास हुआ कि एक बूथ का दरवाजा पूरा बंद नहीं था और उसके पीछे कोई था। उसने आंखें गड़ाकर उधर झांका तो सूरत तो उसे तब भी न दिखाई दी, लेकिन कटे हुए भूरे बालों का और किसी गहरे रंग का सलवार सूट का एहसास उसे बराबर हुआ। उस बूथ में कोई युवती मौजूद थी जो बिला शक फासले पर अंकुर को परख रही थी। अब यह देखना बाकी था कि उसकी परख अंकुर का पास फेल क्या निकालती है। तभी नतीजा सामने आ गया। टेलीफोन बूथ का दरवाजा पूरा खुला और उसके पीछे मौजूद युवती ने बाहर कदम रखा, जो निर्णायक भाव से एड़ियां ठकठकाती सीधे पूछताछ बूथ की ओर बढ़ी। सुनील ने आजू बाजू निगाह दौड़ाई। रमाकांत का कोई आदमी उसे तब भी कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि कोई वहां था नहीं। वो लोग खुफिया तरीके से अपना काम करने में प्रवीण थे। युवती अंकुर के पास पहुंची और मुस्कुराती हुई उससे बतियाने लगी। फिर एकाएक उसने अंकुर की बाह की
अंकुर की बाह में बाह पिरोई और वो बाहर को चल दिए। उसका मतलब था कि अंकुर उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने उसे वैसा ही युवक पाया था जैसा कि उसे तलाश थी। सुनील ने अखबार समेटा और उठ खड़ा हुआ। फिर लापरवाही से चलता वो भी बाहर की ओर बढ़ा। टर्मिनल के बाहर परले फुटपाथ के साथ पैसेंजर के इंतजार में टैक्सियों की कतार लगी हुई थी। वो दोनों उधर ही बढ़ते जान पड़े। प्रत्यक्षतः वो टैक्सी में सवार होने जा रहे थे। सुनील ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उनके पीछे उसके जाने उनके पीछे जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये काम रमाकांत के आदमियों से करना अपेक्षित था। वो उसमें भी नाकाम रहते तो भी अंकुर तो था ही, जिससे उसको मालूम पड़ सकता था कि युवती उसे लेकर कहाँ गई थी और वो क्या चाहती थी। उनके टैक्सी में सवार होने से पहले सुनील युवती की सूरत ठीक से देखने में कामयाब हो गया। जो उसने देखा उससे उसने यही नतीजा निकाला कि वो अंकुर की ही उम्र की थी। फिल्म स्टार तो नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। और उसकी सूरत से सबसे ज्यादा नुमाया बात यह थी कि आशंकित जान पड़ती थी। साफ पता लग रहा था कि उस मीटिंग में उसका कोई खास मकसद निहित था, जिसे पाने में वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी। और अंकुर से उसे अपने मकसद की पूर्ति होती जान पड़ती थी। उनको लेकर टैक्सी वहां से चली गई।